ये फिजिकल साइंस में जो प्रश्न आया है उसमें ग्रुप ए बी सी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसमें आज हम लोग ग्रुप डी देखेंगे जिसमें पहला प्रश्न आया हुआ है स्टेट एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो लॉ पूछा है। इसे हम लोग एवोगैड्रो लॉ, इसमें और एक क्वेश्चन है यूज सिंपल कैलकुलेशन टू शो दैट द मॉइस्ट एयर इज लाइटर देन ड्राई एयर। एवोगैड्रो लॉ क्या है? समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। इंग्लिश में बोले तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यूज सिंपल calculation to show that moist air is lighter than dry air. ड्राई एयर में मुख्यतः कौन सी गैसें होती हैं? ड्राई एयर में हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2। इनका अगर वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करें ड्राई एयर का हम लोग वेपर डेंसिटी अगर कैलकुलेशन करें तो नाइट्रोजन का आता है 28 का आता है 14 और ऑक्सीजन का आता है 25 ग्राम का आता है 16 और कार्बन डाइऑक्साइड का 22। इन तीनों को इनका अगर जोड़ दें और डिवाइडेड बाई 3 कर दें तो एवरेज वेपर डेंसिटी ड्राई एयर का निकलता है 52 to 3 जो कि आता है 17.33 वेपर डेंसिटी। और अगर हम मॉइस्ट एयर लें जैसे क्वेश्चन में बोले हैं इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 इसके अलावा रहेगा जलवाष्प। तो इनका अगर वेपर डेंसिटी का एवरेज लें तो आएगा नाइट्रोजन के लिए 14 जोड़ ऑक्सीजन के लिए 16, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 22 और H2O के लिए 9 डिवाइडेड बाई 4। इनको अगर हम जोड़ें तो आता है 61/4 जो कि भाग करके आता है 15.25। इनका जो एवरेज डेंसिटी आता है मॉइस्ट एयर का वो है 15.25 और ड्राई एयर का जो वेपर डेंसिटी आता है वो 17.33। इससे प्रूफ होता है कि मॉइस्ट एयर लाइटर है देन ड्राई एयर। जो क्वेश्चन में आया हुआ है जी यूज सिंपल कैलकुलेशन टू शो दैट द मॉइस्ट एयर इज लाइटर देन ड्राई एयर। मॉइस्ट एयर का वेपर डेंसिटी कम आया है, ड्राई एयर का वेपर डेंसिटी ज़्यादा आया है, तो मॉइस्ट एयर लाइटर है, हल्का है ड्राई एयर से। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.2 हम देखते हैं। ये सवाल आए हुए हैं चैप्टर 3 से। इन अ क्लोज्ड वेसल 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बॉन्ड विद 0.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस which reactant remain in excess, find the quantity of excess reactant। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो मास नंबर दिया हुआ है तो हम क्या बोल रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन को उपस्थिति में जलाएंगे तो उसका जो 4.2 का जो विक्रिया है हमें लिखना पड़ेगा जी Mg प्लस O2 2Mg प्लस O2 2Mg और मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके बाद हम जानते हैं मैग्नीशियम का जो मास नंबर है वो 24 तो 2 × 24 विच इज़ नथिंग बट 48 ग्राम और ऑक्सीजन का है 16 × 2 32 ग्राम। तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन में जो पूछा है वो बोल रहा है कि 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बॉन्ड विद 0.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस व्हिच रिएक्टेंट रिमेन इन एक्सेस। तो टू प्रोड्यूस 32 gram of oxygen we require 48 gram of magnesium. So to produce 1 gram of oxygen we require 48/32 gram of magnesium। कम लगेगा इसलिए जितना पूछा है क्वेश्चन में कितना पूछा है to produce 0.5 gram of oxygen। So to produce 0.5 gram of oxygen we require 48/32 into 0.5। इसको जब हम लोग काटेंगे 16 32 48 5 से 15 1.5/2 काटेंगे तो 0.75 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो इतना ग्राम मैग्नीशियम हमें चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं क्लोज्ड वेसल 1 ग्राम मैग्नीशियम इज बॉन्ड विद 0.5 ग्राम ऑक्सीजन। 0.5 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 0.75 ग्राम मैग्नीशियम चाहिए। तो बोल रहा है विच रिएक्टेंट रिमेन इन एक्सेस। सो मैग्नीशियम विच रिएक्टेंट रिमेन इन एक्सेस मैग्नीशियम रिमेन्स इन एक्सेस। ये पहला होता है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द एक्सेस रिएक्टेंट। तो मैग्नीशियम कितना ज़्यादा है ये पूछ रहे हैं। तो द क्वांटिटी एक्सेस क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशियम कितना ज़्यादा है 1 ग्राम था और चाहिए हमें 0.75 ग्राम तो इसको माइनस करने कितना है 0.25 ग्राम। एक्सेस क्वांटिटी मैग्नीशियम है 0.25 ग्राम। इसी में जो है प्रश्न में एक और में जो आया है वो प्रश्न वो है हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल
react with the excess of dilute HCl to produce 66 ग्राम ऑफ CO2। 66 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करने के लिए कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए? तो हम लोग जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ हम HCl की विक्रिया लिखते हैं CaCO3 प्लस HCl CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 यहाँ प्रोड्यूस हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ CO2 विल रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस 66 ग्राम ऑफ CO2। तो हमें इंटरेस्ट है CaCO3 और CO2। तो CaCO3 का 40 प्लस कार्बन का 12 ऑक्सीजन का 16 × 3 हम जानते हैं कैसे जो सॉल्व करने से आएगा 100 ग्राम और CO2 का आता है 44 ग्राम, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 32 और 12 44 ग्राम। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है 66 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करने के लिए कितना ग्राम CaCO3 चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 44 ग्राम CO2 उत्पन्न करने के लिए 100 ग्राम CaCO3 चाहिए। इसी को हम लोग पहले लिखेंगे चूंकि टू प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ CO2 we require 100 ग्राम ऑफ CO2 सॉरी 100 ग्राम ऑफ CaCO3। इसीलिए टू प्रोड्यूस 1 ग्राम ऑफ CO2 we require कम चाहिए तो 100/44 ग्राम ऑफ CaCO3। इसीलिए जितना पूछा है कितना पूछा है 66 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करने के लिए कितना ग्राम CaCO3 चाहिए। इसीलिए 60 टू प्रोड्यूस 66 ग्राम ऑफ CO2 we required ज़्यादा पहले से ज़्यादा हो जाएगा CaCO3 चाहिए तो 100/44 × 66 ग्राम ऑफ CaCO3। तो काटने से 11 से 11 चौके 11 फिर 2 से 2 4 6 2 5 से 15 150 ग्राम CaCO3 चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4.3 उसमें पूछा गया है व्हाई आर देयर गैप्स एट रेगुलर इंटरवल बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव रेल्स इन अ रेल ट्रैक। दो रेलवे ट्रैक के बीच में कॉन्जिक्यूटिव ट्रैक्स के बीच में गैप क्यों छोड़ा जाता है? ये इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि तापमान बढ़ने पर गर्मी के दिनों में जब तापमान बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो रेल की पटरियाँ होती हैं उनमें एक्सपेंशन होता है। तो एक्सपेंशन होने के कारण वो बढ़ जाती हैं। तो वो बढ़ जाती हैं तो उसको अगर गैप नहीं छोड़ा जाएगा तो वो क्या हो जाएंगी, वो मुड़ जाएंगी, जिससे एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। इसीलिए कुछ गैप्स छोड़ दिए जाते हैं दो कॉन्जिक्यूटिव रेल ट्रैक के बीच में। अच्छा, नेक्स्ट इसमें जो पूछा है स्टेट द रिलेशन बिटवीन लीनियर कोएफिशिएंट एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट बीटा और वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट गामा के बीच का रिलेशन है। तीनों जो एक्सपेंशन कोएफिशिएंट हैं सॉलिड के अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई 3। जो लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अल्फा इज इक्वल टू सुपरफिशियल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट बाई 2 इज इक्वल टू वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट गामा बाई 3। 4.3। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसी में और में आया हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ एन आयरन रॉड एट 110 डिग्री सी सॉरी इफ एट 10 डिग्री सी लेंथ ऑफ द रॉड इज 20 सेंटीमीटर। वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ रॉड दिया हुआ है 36 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सी। तो जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख ले रहे हैं पहले 4.3 का, और इसमें जो दिया हुआ है ये गामा दिया हुआ है वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट विच इज 36 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सी, और लेंथ ऑफ एन आयरन रॉड, लेंथ ऑफ रॉड is equal to 20 centimeter which is initial length of the rod is 20 centimeter। इसको हम लोग बोल रहे हैं L1 and final length of rod is equal to L2 let। ये हमें पता नहीं है, हमें पता करना है। और तापक्रम देख रखा है जैसे सवाल में देख पा रहे हैं, लेंथ ऑफ द 10 डिग्री पर लेंथ है 20 सेंटीमीटर और 110 डिग्री सेल्सियस पर लेंथ हमें नहीं पता है। ये 110 डिग्री सेल्सियस वाले लेंथ को हम लोग L2 मान रहे हैं फाइनल लेंथ, और 20 डिग्री सेल्सियस पर जो लेंथ है उसको हम लोग मान रहे हैं L1 इनिशियल लेंथ। सो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू T2 - T1। T2 इज फाइनल टेम्परेचर, T1 इज इनिशियल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर कितना दिख रखा है देखते हैं 110, इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री सी। सो 110 डिग्री सी माइनस 10 डिग्री सी इज इक्वल टू 100 डिग्री सी, चेंज इन टेम्परेचर। और हम जानते हैं जो लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ
एक्सपांशन लीनियर कोएफिशिएंट एक्सपांशन अल्फा होता है गामा बाई 3। तो थोड़ी देर पहले हमने देखा है। तो गामा का वैल्यू दिया हुआ है 36 इंटू 10⁻⁻6/3। तो वैल्यू कितना है 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सी, अल्फा वैल्यू है। और अल्फा का हम जानते हैं लीनियर कोएफिशिएंट एक्सपांशन अल्फा हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ L2 माइनस L1 बाय इनिशियल लेंथ L1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर विच इज नथिंग बट T2 माइनस T1। हम अल्फा का वैल्यू बैठा देते हैं 12 इंटू 10⁻⁻6 और L2 इतना नहीं पता है, निकालना है। L1 दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर बाई L1 इनिशियल लेंथ 20 सेंटीमीटर और T2 माइनस T1 ये है 110 माइनस 10, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 100 डिग्री से। ये सॉल्व करने से आएगा, हमको वैल्यू L2 का वैल्यू निकालना है। सो L2 माइनस 20 इक्वल टू पूरा को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 इंटू 20 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻6 और L2 इक्वल टू 20 को उधर ले जाते हैं 20 प्लस 24 1 2 3 तो 10⁻⁻6 20 प्लस दशमलव यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 0.024 20.024 सेंटीमीटर। फाइनल लेंथ आया 20.024 सेंटीमीटर, जो कि हमारे सवाल में भी पूछा है। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आयरन रॉड एट 110 डिग्री से। आयरन रॉड का लेंथ 110 डिग्री सेल्सियस पर 20.024 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट जो है 4.4, इसमें लाइट से क्वेश्चन आया हुआ है। प्रूव दैट विद अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे जो है एक दूसरे से पैरेलल है, ये सिद्ध करना है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में। तो इसको हम लोग सिद्ध करने के लिए हम लोग एक रेक्टेंगुलर, सबसे पहले रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बनाते हैं। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में माना कि कोई रे ऑफ लाइट इस ग्लास स्लैब पर इस बिंदु पर आपतित होती है, वो बिंदु पर आपतित होती है, इंसिडेंट होती है, और वो बिंदु पर हम लोग एक नॉर्मल बनाते हैं, N1 नॉर्मल, और लाइट द एंगल ऑफ इंसिडेंस I। लाइट को सीधे चला जाना चाहिए था, लेकिन लाइट ऐसे जाएगी नहीं क्योंकि उसने मीडियम चेंज किया। यहाँ एयर है, एयर मीडियम है, यहाँ ग्लास और फिर एयर। जैसे ही लाइट एयर से ग्लास मीडियम में आई, रेयर से डेंसर मीडियम में आई, तो लाइट नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है, तो वो नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी। और ये हो गया है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लाइट जो है वो डैश्ड बिंदु पर आई, और यहाँ भी एक नॉर्मल, वो डैश्ड बिंदु पर भी हम लोग एक नॉर्मल बनाते हैं। तो ये वाला एंगल कोण R के बराबर, क्योंकि ये ग्लास स्लैब में ही है। उसके बाद मीडियम चेंज होगा, फिर मीडियम चेंज होगा, फिर लाइट जब ग्लास से एयर में आएगी, डेंसर टू रेयर मीडियम में आएगी, तब जो ये नॉर्मल है इनटू नॉर्मल, इससे इसकी ओर उसको जाना चाहिए सीधा, वैसे ना जाकर वो क्या करेगी, अभिलंब से, मतलब जो नॉर्मल है उससे दूर चली जाएगी। उसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे ना जाकर वो दूर जाएगी उससे। तो ये हो गया एंगल E, एंगल इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये इमर्जेंट रे। हमें जो क्वेश्चन पूछा है, इमर्जेंट रे एंड पैरेलल टू द ईच अदर, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे और पैरेलल टू द इंसिडेंट रे ये है जो कि आगे बढ़ा है डॉट लाइन से, और इमर्जेंट रे ये है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हमें जो सिद्ध करना होगा कि ये सबसे पहले ये I, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इमर्जेंट एंगल E दोनों बराबर है। तो मान लेते हैं एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। तो हम यहाँ स्नेल का नियम यूज करते हैं। हम लोग स्नेल के नियम से लिख सकते हैं जे N1 sin I इज इक्वल टू N2, N1 sin I एयर मीडियम में बराबर N2 sin R। और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं sin I बाई sin R बराबर N2 बाई N1, इक्वेशन 1। फिर यहाँ पर जो ग्लास से जब एयर में मीडियम चेंज हो रहा है, वहाँ फिर से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, N2 sin R N2 sin R इज इक्वल टू, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यहाँ एयर है, फिर से N1 sin E। और यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, N2 बाई N1 क्या होता है, क्योंकि यहाँ N2 बाई N1 आया हुआ है, तो N2 बाई N1 हम लोग देखते हैं क्या होता है, sin E बाई
साइन आर, ये इक्वेशन 2। अब ये n2 बाई n1 तो दोनों बराबर है, तो इससे ये दोनों बराबर होगा। इक्वेशन 1 और 2 से हम लिख सकते हैं साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू साइन ई बाई साइन आर। यहाँ से साइन आर कट गया, सो दोनों इक्वल, साइन आई इज इक्वल टू साइन ई। हम बोल सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। इंसिडेंट एंगल और इमरजेंस एंगल बराबर है। और हम जानते हैं रेक्टेंगुलर एबीसीडी अगर हम नाम दे दें, एबीसीडी अगर रेक्टेंगुलर स्लैब है तो ये दोनों पैरेलल है। तो जितने एंगल से लाइट आके इंसिडेंट हुई उतने ही एंगल से उसके पैरेलल साइड से उतने ही एंगल से राइट क्या हो गई, इमरजेंट हुई या निकली। तो हम कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे आपस में क्या है, पैरेलल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4.4 का और है, उसमें क्वेश्चन आया है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली on one of the faces of the prism of refracting angle A and refractive index mu if d with an angle of deviation then establish the relation between mu a d। तो प्रिज्म के क्षेत्र में 4.4 का और इससे पहले जो हमने 4.4 प्रिज्म के क्षेत्र में हम लोग जानते हैं जे अगर एक प्रिज्म बनाए तो थोड़ा सा हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। ए बी सी एक प्रिज्म है, तो जिसमें ये वाला एंगल, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, जिस एंगल ए। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि एक रे ऑफ लाइट यहाँ पर पी क्यू आकर क्यू बिंदु पर इंसिडेंट हुई और ये हो गया है नॉर्मल। तो ये हो गया इंसिडेंट एंगल I1। यहाँ से रे ऑफ लाइट इसमें पास हुई और जाके जो AC सरफेस है उस पर आकर गिरी और फिर ये वापस कांच से वापस एयर मीडियम में जा रही है। तो फिर से ये अपना रास्ता बदल, यहाँ पर ये हो जाएगा नॉर्मल, इस एंगल को बोलेंगे R1, ये हो गया R2, ये हो गया इमरजेंट एंगल I2। अगर यहाँ पर रे रिफ्रैक्टेड नहीं होता, रेयर टू डेंसर मीडियम आया इसलिए नॉर्मल की तरफ मुड़ गया है, अगर नहीं होता तो ये लाइट जो है वो सीधा चला जाता। और यहाँ से हम देख रहे हैं जब डेंसर से रेयर मीडियम में आ रहा है तो अभिलंब से दूर भाग जा रहा है, नॉर्मल से दूर भाग जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो लाइट है ये सीधी जाती, तो इसको भी हम बेंड करके पीछे लाते हैं। इस एंगल ऐसे लाइट जानी थी, अंत में प्रिज्म से निकल लाइट ऐसे जाती है। तो ये, तो इन दोनों के बीच में जहाँ मिलता है ये जो है इसको हम बोलते हैं डी या एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। डी हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। तो हम पहले पढ़ चुके हैं जो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है R1 प्लस R2 और एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है कोण I1 प्लस कोण I2 माइनस ए। ये दोनों फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। जहाँ पर R1 R2 क्या है, ये दोनों एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा, ये एंगल ऑफ डेविएशन I1 प्लस I2, 1 प्लस I2 माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। अब इस सवाल में हम लोग देखते हैं कि इस सवाल में क्या दिया हुआ है। सवाल में क्या बोल रहा है, इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द वन फेसेस ऑफ द प्रिज्म। रे ऑफ लाइट कहाँ है, नॉर्मली इंसिडेंट हुआ है। सो एंगल आई जो I1 है वो हो जाएगा 0 डिग्री, नॉर्मल के ऊपर है तो I 0 डिग्री हो जाएगा और I 0 होने से R1 भी, इसीलिए R1 भी 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला में अगर हम लोग यहाँ पर बोले तो ये फॉर्मूला से अगर हम लोग बोले एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, R1 प्लस R2 था जहाँ पर R1 0 हो गया है, R1 इज इक्वल टू 0। तो एंगल ए क्या हो गया, एंगल ए इज इक्वल टू R2, इक्वेशन 1। और इस फॉर्मूला से हम लोग क्या देख रहे हैं, जो एंगल डी डेविएशन इज इक्वल टू I1 प्लस एंगल I2 माइनस ए, एंगल ए। ये हो गया I1 0 ड्यू टू नॉर्मल इंसिडेंस, ये हो गया 0। तो बचा क्या, एंगल डी इज इक्वल टू I2 माइनस एंगल ए किसके बराबर, R2। इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं एंगल R2 और यहाँ से I2, एंगल I2 क्या होता है, एंगल डी प्लस एंगल R2, या हम बोल सकते हैं, या हम ए ही रहने देते हैं, एंगल डी प्लस एंगल ए जब जैसा जरूरत है। अब हम लोग देखते हैं जो स्नेल का नियम से अगर हम यहाँ पर करें, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले एयर का μ1 और हम लोग कहें कि μ2 है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं स्नेल के नियम से जी μ1 या μ2 साइन R2 इज इक्वल टू μ1 साइन I2। और यहाँ से हम कह सकते हैं जो साइन I2 बाई साइन R2 इज इक्वल टू
mu2 by mu1 which is nothing but a refractive index of a prism with respect to air which is mu sin I2 by R2 और sin I2 कितना है, I2 का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं sin एंगल D प्लस एंगल A बाई sin R2 कितना है एंगल A, एंगल A इज इक्वल टू म्यू। तो नॉर्मल इंसिडेंट के क्षेत्र में डी ए और म्यू का रिलेशन म्यू इज इक्वल टू साइन एंगल डी प्लस ए बटा साइन एंगल ए। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी बड़ा बन गया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग आगे के जो प्रश्न है 4.5 से लेकर लास्ट तक 4.12 तक के जो वीडियो है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।